और बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ जो है डेली करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसे या तो अच्छे से रिवाइज कर ले या तो कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। और अगर आपने पिछली करंट अफेयर्स की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल के करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आप करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे एग्जाम्स के वीडियोज, पीवाईपी के वीडियोज और लाइव क्लासेस के वीडियोज भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप उन सारे वीडियोज को भी एक बार जरूर देखें, क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सारे के सारे आप यहाँ पे जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हु हैज ओन द गोल्ड मेडल एट एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्षदा शरद गरुड़, ऑप्शन बी सौम्या दलवी, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वरी यादव या ऑप्शन डी वी रितिका। बात यहां पे हो रही है एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की, और इस चैंपियनशिप में इनमें से एक खिलाड़ी ने जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो चलिए जानते हैं कि किसने दिलाया है। हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए हर्षदा शरद गरुड़ जी। इन्होंने अभी हाल ही में जो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, और इसका जो आयोजन किया गया है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है, ठीक है। इस चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, और ये जो स्वर्ण पदक इन्होंने भारत को दिलाया है वो वुमेन्स 45 केजी कैटेगरी में इन्होंने ये जो है स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है, ठीक है। और अगर हम जो है बात कर ले तो इन्होंने इस स्वर्ण पदक के लिए जो वेट इन्होंने उठाए हैं वो टोटल 157 केजी के वेट है, जिसके कारण इन्हें जो है स्वर्ण पदक से नवाजा गया है, जिसमें 69 केजी प्लस 88 केजी के जो है ये वेट इन्होंने इस इवेंट में उठाया है। और इनके अलावा जो है भारत की एक और वेटलिफ्टर सौम्या दलवी जी ने जो है इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है 45 केजी यूथ इवेंट में, ठीक है। तो इस इवेंट में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और वहीं अगर हम हर्षदा शरद गरुड़ की बात कर ले तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as BCCI ethics officer and ombudsman? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीके जैन, ऑप्शन बी विनीत सरन, ऑप्शन सी हेमांग अमीन या ऑप्शन डी जय शाह। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी विनीत सरन जी। विनीत सरन जी अभी हाल ही में बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर हम इनकी जो है फॉर्मर पोस्ट की बात कर ले तो ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये उड़ीसा हाई कोर्ट के भी जो है ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है कर्नाटक और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है, और अभी जो है इन्हें बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और ओम्बड्समैन के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। और इन्होंने जिनका जो है जगह लिया है उनका नाम है डीके जैन, यानी इससे पहले बीसीसीआई के जो ओम्बड्समैन और नैतिकता अधिकारी के पद पे बने हुए थे वो बने हुए थे डीके जैन। इन्होंने इनकी ही अभी हाल ही में जो है जगह ली है, ठीक है। अब बीसीसीआई के बारे में कुछ जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बीसीसीआई की जो फाउंडेशन की गई थी वो दिसंबर 1928 में की गई थी, ठीक है। बेसिकली बीसीसीआई जो है भारत के जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए ये जिम्मेदारी जो है बीसीसीआई को सौंपी गई है। तो इसी की इस ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन हुई है वो 1928 में हुई है, और इसके जो अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो सौरभ गांगुली है, भारत के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राजीव शुक्ला जी हैं,
और इसके जो सेक्रेटरी के पद पे जो नियुक्त किए गए हैं वो जय शाह नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। यूरो मनी द्वारा किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? Which bank has been named as the world's best bank by Euro Money? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, ऑप्शन बी बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, ऑप्शन सी डीबीएस बैंक लिमिटेड या ऑप्शन डी जेपी मॉर्गन चेज बैंक। सही जवाब देख लेते हैं, सही जवाब है ऑप्शन सी डीबीएस बैंक लिमिटेड। जी, यूरो मनी एक जो है मैगजीन है, इस मैगजीन के अनुसार जो है डीबीएस बैंक लिमिटेड को जो है वर्ल्ड बेस्ट बैंक के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, और इसे सिर्फ वर्ल्ड बेस्ट बैंक ही नहीं बल्कि वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल बैंक भी जो है नामित किया गया है वर्ष 2021 के लिए। ठीक है, और अगर हम डीबीएस बैंक की बात कर ले तो ये प्रेजेंटली एक एशियन बैंक है, यानी कि पूरे एशिया में इसके जो है ब्रांचेस बिखरे हुए हैं। लगभग 18 जो है सिटीज में इसके ब्रांचेस अवेलेबल है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। ठीक है, इस बैंक को जो है जो बैंक की कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट रेटिंग होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो भी मिला हुआ है। इस रेटिंग को बोला जाता है AA एंड AA1। ठीक है, इस रेटिंग को जो है उसी बैंक को दिया जाता है जो पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है जिस बैंक का प्रदर्शन होता है। तो इस बैंक को ये रेटिंग जो है मिल चुका है। और अगर हम जो है इसकी एक और उपलब्धि की बात कर ले तो इस बैंक को एक और उपलब्धि के रूप में जो है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा जो है 2009 से लेके 2021 तक इसे सेफेस्ट बैंक इन एशिया के रूप में दर्ज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। तमीम इकबाल ने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तमीम इकबाल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स। ही इज अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले बात यहां पे हो रही है तमीम इकबाल जी, और इन्होंने जो है अभी हाल ही में अपने रिटायरमेंट की जो है अनाउंसमेंट कर दी है। आपसे यहां पूछा जा रहा है कि ये किस देश के खिलाड़ी है, तो सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। जी, तमीम इकबाल जी जो है ये बांग्लादेश के ओडीआई कैप्टन हैं। इन्होंने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है कि ये T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से ये संन्यास ले रहे हैं। और इन्होंने जो क्रिकेट जगत में अपना पदार्पण किया था वो 2007 में किया था। ठीक है, इन्होंने T20 में जो डिबेट किया था वो 2007 में किया था। और अगर हम इनकी रिटायरमेंट की बात कर ले तो अभी तक जितने भी बांग्लादेश में खिलाड़ी रिटायर्ड हुए हैं उनमें से ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी है जिन्होंने T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। यानी इनसे जो है ज्यादा रन बनाने वाले बांग्लादेश के मात्र 2 ही खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, और इनकी एक और उपलब्धि की बात कर ले तो ये बांग्लादेश के इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने जो है T20 मैच में शतक लगाया हुआ है। बांग्लादेश के जो है एक मैच था ओमान के साथ, इस मैच में इन्होंने T20 मैच में 103 नाबाद रन मारे थे और इस रिकॉर्ड के साथ ये बांग्लादेश के पहले ऐसे जो है बल्लेबाज बन गए थे जिन्होंने T20 मैच में जो है शतक लगाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? Who has become first Indian shooter to win the gold medal in the men's skeet event at the ISSF World Cup held in Changwon, South Korea? जी, यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है कि अभी ISSF वर्ल्ड कप जिसका आयोजन चांगवान साउथ कोरिया में किया गया है, इस वर्ल्ड कप में स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन है मेहुली घोष, ऑप्शन बी है तुषार माने, ऑप्शन सी मेराज अहमद खान या ऑप्शन डी सौरभ चौधरी। सही जवाब है मेराज अहमद खान। जी, इन्होंने जो इस चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीता है
वो गोल्ड मेडल जीता है मेंस स्कीट इवेंट में। यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ मार्क किया है, बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये गोल्ड मेडल मेंस स्कीट इवेंट में इन्होंने जीता है और इस इवेंट में किसी भी शूटिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी उपलब्धि की बात कर ले तो ये 2 बार ओलंपियन रह चुके हैं, यानी ओलंपिक में इन्होंने 2 बार पदक भारत को दिलाया है। ठीक है, और सिल्वर मेडल जो इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने जीता है वो साउथ कोरिया की मिन्सू किम ने जीता है, और ब्रोंज मेडल जिन्होंने जीता है इस आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में वो ग्रेट ब्रिटेन के बेन लेवेलिन जीता है। ठीक है, और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो ये साउथ कोरिया के चांगवोन में इसका आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following had been appointed as a member of the Union Public Service Commission, Department of Personnel and Training informed? जी, बात यहां पे हो रही है यूपीएससी के एक मेंबर की नियुक्ति की, और इस मेंबर की जो नियुक्ति की गई है वो यूपीएससी के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्म ने की है। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, या ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, या ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। जी, ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनकी जो अभी नियुक्ति की गई है वो यूपीएससी के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्म्ड के मेंबर के रूप में की गई है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की बात कर ले तो ये इंडियन जो है आर्मी के ये ट्रेनिंग कमांड चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है मिलिट्री में लगभग 4 डिकेड्स यानी कि इन्होंने 40 साल अपनी सेवा मिलिट्री में दी है। और यूपीएससी की अगर हम बात कर ले तो जिसके ये मेंबर बने हैं, यूपीएससी में जो टोटल मेंबर होते हैं वो 10 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। और यूपीएससी के जितने भी मेंबर और चेयरमैन की जो नियुक्ति की जाती है वो हमारे भारत देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जो मेंबर की नियुक्ति की जाती है उनका जो टर्म होता है या तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 6 इयर्स के लिए होता है या तो 65 साल की उम्र तक इनकी जो है टर्म होती है। जो भी पहले पुड़ जाता है तब तक इनकी टर्म जो है बनी रहती है। ठीक है, और अगर हम यूपीएससी के चेयरमैन की बात कर ले तो अभी प्रेजेंट में जो यूपीएससी के चेयरमैन है उनका नाम है मनोज सोनी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। नरेंद्र बत्रा ने FIH IOA अध्यक्ष और IOC सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। वे IOC के सदस्य कब बने थे? नरेंद्र बत्रा हैज रिजाइन एज FIH IOA प्रेसिडेंट एंड IOC मेंबर। When did he become a member of IOC? Our option is 2019 यानी कि 2019, 2020 यानी कि 2020, 2021 यानी कि 2021, 2022 यानी कि 2022। बात हो रही है नरेंद्र बत्रा जी की। इन्होंने अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यहां पे आपको FIH का मतलब वही होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ये मेंबर के रूप में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहां बात हो रही है कि ये IOC के मेंबर कब बने थे? सही जवाब है ऑप्शन ए 2019 यानी कि 2019। जी, ये जो IOC के मेंबर बने थे ये 2019 में बने थे। ठीक है, और इन्होंने ये तीनों पद से एक साथ जो है इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट जो है पहली बार 2016 में बने थे और अभी पिछले साल ही जो है इनकी सेकेंड टर्म के लिए नियुक्ति की गई थी। ठीक है,
और वहीं अगर आईओसी के मेंबर की बात कर ले तो ये आईओसी के मेंबर 2019 में, ठीक है। और इन्होंने एक साथ जो है इस तीनों पोस्ट से इन्होंने एक बार में अभी हाल ही में रिजाइन दे दिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि FIH का मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IOA का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और IOC का मतलब होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये तीनों के जो है ये जुड़े हुए थे और इन्होंने हाल ही में अभी इस तीनों के जो भी पद थे उनसे इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। किस राज्य ने लुप्त प्राय प्रजाति काला हिरन की रक्षा के लिए गोदावरी द्वीप पर पहली बार काला हिरन सर्वेक्षण शुरू किया है? Which state has launched the first ever black deer survey on Godavari Island to protect the endangered species black buck? ठीक है, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। काला हिरन ये जो है काफी न्यूज में भी रहता है आजकल या पहले भी रहा है। काला हिरन यानी कि ब्लैक बक, इसकी जो है संरक्षण के लिए अभी हाल ही में इनमें से एक राज्य के द्वारा जो है एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो है देश का यह पहला सर्वेक्षण काला हिरन के लिए शुरू किया गया है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जी, आंध्र प्रदेश में ये सर्वेक्षण शुरू किया गया है और बेसिकली ये सर्वेक्षण जो है आंध्र प्रदेश के स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी आइलैंड के आसपास के एरिया है जैसे डोलेश्वरम और यनम, इनके बीच जितने भी काले हिरन जो है पाए जाते हैं, ये तो एक जो है विलुप्त जो है होने के कगार पे ये जानवर है, इसीलिए इसका जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि इसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके नंबर के जो है डेटा निकाले जा रहे हैं और जितने भी है उसको संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह का जो काले हिरन के लिए ये सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ये देश का पहला सर्वेक्षण है जो कि आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? Which country has been assigned to host the 2028 Summer Olympic and Para Olympic Games? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी टोक्यो जापान या ऑप्शन डी शंघाई चीन। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका। लॉस एंजल्स एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है और इसी शहर में जो है 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल जो है ये किए जाएंगे। यानी कि जो 2028 में होने वाले ओलंपिक गेम्स है या पैरा ओलंपिक गेम्स है, उसकी मेजबानी जो है अमेरिका के लॉस एंजल को सौंप दी गई है। ठीक है, और जो पैरा ओलंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स की जो तारीख तय की गई है वो 14 जुलाई 2028 से लेकर 30 जुलाई 2028 तक की गई है। और अगर हम जो है लॉस एंजल्स की बात कर ले तो ये पहली बार नहीं है जब लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर को जो है ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जो है 1984 और 1932 में जो है लॉस एंजल्स में ही जो है ओलंपिक्स का आयोजन किए गए थे। ठीक है, और अब बात आती है हमारे नेक्स्ट ओलंपिक्स की, यानी कि 2024 में होने वाले ओलंपिक्स की। तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए क्योंकि 2024 में जो समर ओलंपिक्स गेम्स होने वाले हैं वो फ्रांस के पेरिस में इसके आयोजन किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% मालिकाना हक वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है? Which of the following port has become the first 100% landlord major port of India? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई, ऑप्शन बी मुंद्रा बंदरगाह कच्छ, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता या ऑप्शन डी दीनदयाल बंदरगाह कांडला। तो यहां बात हो रही है
कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो भारत का ऐसा जो है पहला बंदरगाह बना है जिसे 100% मालिकाना हक जो है सौंप दिया गया। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवी मुंबई। जी, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ये बंदरगाह, और यही भारत का पहला 100% मालिकाना हक वाला ये बंदरगाह बन गया है। ठीक है, और ये जो बंदरगाह पे जो भी ऑपरेशन किए जाएंगे ये पीपीपी मॉडल पे जो है ये ऑपरेशन आधारित होंगे। अब अगर बात हम कर रहे हैं पीपीपी मॉडल, तो इसके लिए आपको हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे आना पड़ेगा और वहां पे इसके बारे में आप डिटेल जो है इंफॉर्मेशन पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वक्त कम है और हम जो है चाहते हैं कि मिनिमम टाइम में आपके जो है 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर ले, ताकि आपका ज्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे आके जो है इसकी फुल डिटेल्स आप वहां से देख सकते हैं। अब जो है अगर हम बात कर ले कि ये जो पोर्ट जो है 100% मालिकाना हक वाला जो बना है, बेसिकली इसमें क्या है कि ये पोर्ट के जितने भी जंक्शन है या कंपार्टमेंट्स है, अब जो है इस पोर्ट के वो सारे के सारे जंक्शन कंपार्टमेंट का हक जो है जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट के जो है अंदर में। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है हमारे देश का एक लीडिंग कंटेनर पोर्ट्स है, और इसे जो है ग्लोबल रिपोर्ट्स में 100 पोर्ट में जो है 26 रैंक जो है दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ टॉप करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड थे। अगर आप इसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं या और जो है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग अलग फॉर्म में करंट अफेयर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट, क्विज और काफ़ी जो है करंट अफेयर्स के प्रीवियस वीडियोज भी अवेलेबल किए जाते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कुछ भी हो, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है। आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आपके पास जो है हमारी नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाती है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। हम रोज सुबह आपके साथ 6:30 बजे करंट अफेयर्स डिस्कस करते रहेंगे। आपके जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, एक भी हम आपके जो है करंट अफेयर्स सेक्शन से मिस नहीं होने देंगे। मिलते हैं